नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। लोकतंत्र चुनाव से संबंधित दो खबरें हैं आपके लिए और दोनों इतनी विचित्र हैं कि इस पर चर्चा करना और जानकारी रखना ज़रूरी हो गया है। लोकसभा चुनाव परिणामों के आने में गिनती के दिन बचे हुए हैं। परसों अंतिम चरण के बाद एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में हमें चुनावी भविष्यवाणियों का एक आकलन जरूर देखना चाहिए, जिससे 4 जून को याद रहे कि किसे किस बात के लिए ट्रोल करना है और किसके दावों में कितना दम था। इस बीच एक और मज़ेदार बात हो रही है, जिस पर चर्चा किए बगैर वीडियो का मज़ा खराब हो जाएगा। दरअसल पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ मुट्ठी भर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर बहके हुए लोग इंडी ठगबंधन की सरकार बनवा रहे हैं। बड़े धूमधाम से ताजपोशी तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार है उनके चेहरे की चमक, उनके आंखों की खुशी जो छलक कर वीडियो के बाहर भी गिरती जा रही है। ये सारे वो कांग्रेसी पत्रकार हैं जिन्हें न्यूज़ चैनलों से हटाया गया या फिर बेआबरू होकर इन्होंने खुद ही चैनल छोड़ दिया। अब ये यूट्यूब पर लाखों करोड़ों मोदी और हिंदू विरोधी फॉलोअर्स के दम पर खुद को किंग मेकर समझ बैठे हैं। इन्होंने जोड़ तोड़ करके ये साबित कर दिया कि इस बार इंडी ठगबंधन की सरकार बन रही है। बस ये एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि उसका जवाब तो इंडी ठगबंधन वालों के पास ही नहीं है। तो ये बेचारे तो मामूली पत्रकार हैं, इन्हें भला कैसे खबर होगी। तो चलिए चुनाव परिणाम के दिग्गज विश्लेषकों से पहले इन पत्तलकारों का आकलन ही देख लिया जाए। इन्होंने अपने वीडियो में काफ़ी बकवास की है, तो उन सबको सुनकर आप भी अपना समय नष्ट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए इनकी एकाध झलक और इनके वीडियो के थंबनेल हम आपको दिखाते हैं। उसी से आप समझ जाएंगे कि ये कितने रुपए महीने पर पाले जा रहे हैं। तो चलिए पहले मिलिए पुण्य प्रसून वाजपेयी से। ये हमेशा सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ चर्चा में रहते हैं। इन्होंने 2021 में ट्विटर पर लिखा था कि हालात गवाह हैं, देश को पहली बार 3 साल पहले ही 2024 का इंतज़ार है। मतलब 2021 में ही ये जान गए थे कि 2024 का चुनाव मोदी जी हार जाएंगे और इनकी मनपसंद कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। अब इनकी कुटिल मुस्कान बता रही है कि इन्होंने तन मन धन से पूरा प्रयास किया है और उसके लिए आपको इनके वीडियो के कुछ थंबनेल ज़रूर देखने चाहिए। मोदी की नफरत में इनका खुद पर काबू नहीं रहा है। ये हर वीडियो में बता रहे हैं कि कहां और कैसे भाजपा हार रही है। सरकार बैकफुट पर है, इंडी ठगबंधन उत्साह से भरी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब विचार कीजिए कि 4 जून को इनकी शक्ल कैसी दिखने वाली है। दूसरे चिरपरिचित कुंठाग्रस्त पत्तलकार हैं रवीश कुमार, जो मोदी के इंटरव्यू से तो फ्रस्ट्रेट हो ही रहे हैं, साथ में इंडी ठगबंधन के नेताओं का बखान ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने एक राज्य तक सीमित होने के बावजूद पूरा भारत जीत लिया हो। अखिलेश हो, तेजस्वी हो या ममता और स्टालिन, इन्होंने अपने राज्य के बाहर कभी एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीता। और वो भी छोड़िए, राज्य के अंदर भी ये लोकसभा चुनाव में सिर्फ
अटेंडेंस लगाते हैं कि हम भी मौजूद हैं। कई बार तो एब्सेंट भी हो जाते हैं। एक सांसद नहीं जीतता। अब इनका बखान करके नरेंद्र मोदी से तुलना करना कैसी मूर्खता है। ये रवीश कुमार को समझ तो आती है, लेकिन बेचारा करे क्या। बाकी महाफटीचर अजीत अंजुम पर तो मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया था। नरेंद्र मोदी के विरोध में इनकी हालत आप ऐसे समझ सकते हैं कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बावरी ऐसी जली, कोयला भई न राख। कुछ लोग पूछते हैं कि अजीत अंजुम महिला है या पुरुष। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अजीत अंजुम वो अंजुम है या अजीत है, मतलब औरत है या आदमी, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा। और मैं उससे आपको क्या लेना, एक व्यक्ति का नाम है, उनके आदमी तो चला रहे हैं। वो पत्रकार का आपने नाम लिया, उनसे क्या दुश्मनी है, क्या मतलब है? दुश्मनी नहीं, मैं तलाश रहा हूँ उन्हें। वो क्यों तलाश रहे हैं? तलाश रहा हूँ। वो अपने लोग, आपने किसी को सेट किया या नहीं? यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं सबसे बात करेंगे। वो सेटिंग करते हैं, सेटिंग करके कहते हैं कि आपको ये बात कहनी है। मैं उनसे कह रहा है मुझसे भी तो सवाल करो, मुझसे भाग रहे हैं बचते हुए, तो यार आप मुझसे मिलवा दो उन्हें एक बार। अच्छा, क्या कहेंगे अगर मिलेंगे? अरे मैं बताऊंगा ना उन्हें। अंजुम साहब ने इस चुनाव में अपना तन मन दांव पर लगाकर रिपोर्टिंग की, लोगों को भरपूर प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा सुन्न बटा सन्नाटा। सोशल मीडिया पर भी सबसे बंदा लड़ता भिड़ता रहा, मोदी और भाजपा की कमियां निकालता रहा। अब इस उम्मीद में जी रहा है कि 4 जून को इसकी मेहनत रंग लाएगी और इंडी ठगबंधन की सरकार बन जाएगी। ऐसे ही कुछ और भी नमूने हैं जो मानकर चल रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली। इनमें एक तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार है, जो यूट्यूबर चमचे भी हैं कांग्रेस के। इनका आकलन है कि 300 पार इंडिया सरकार। जिन 10 राज्यों में इंडिया दहाई का अंक पार कर सकती है, उनमें शामिल हैं तमिलनाडु, केरला, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटका। और जिन 7 राज्यों में एनडीए यानी भाजपा दहाई का अंक पार कर सकती है, उनमें शामिल है यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। बाकी तो इनके थंबनेल ही काफ़ी हैं बताने के लिए कि ये क्या हैसियत रखते हैं। अब कुछ चुनावी विश्लेषकों का भी ओपिनियन जान लीजिए। विगत कुछ दिनों से योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर में ठनी हुई है सोशल मीडिया पर। धुर मोदी विरोधी योगेंद्र यादव का कहना है कि भाजपा 272 पार नहीं करने वाली, लिख कर ले लीजिए। बिल्कुल राहुल गांधी वाले अंदाज में यह भी दावे किए जा रहे हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि एनडीए 325 का आंकड़ा पार कर रहा है। प्रशांत किशोर की बात सही हो या न हो, लेकिन योगेंद्र यादव का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है। जब भी उसने भविष्यवाणी की है, उसका उल्टा ही हुआ है। 250 भी अगर बीजेपी को मिलते हैं 2 बार के शासन के बाद, यानी कि 10 साल के शासन के बाद, तो वो फिर भी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में होंगे सरकार बनाने के। यानी कि उनको फिर 272 तक का सफर पार करने के लिए उतनी जुगत नहीं लगानी पड़ेगी जितनी शायद विपक्ष को लगानी पड़े, क्योंकि 250 तो आपके पास है ही, आप ही के अनुमान के हिसाब से। तो अब कितना और चाहिए? 30-35 और अगर आप ले आइए तो हो गया आपका। संकेत भाई, जैसे मैंने कहा, मेरा उद्देश्य सारी बात कहने का केवल यही था, बताना कि बीजेपी को उस तरह का पॉपुलर मैंडेट नहीं है जो कि बताया जा रहा है। हम उस बात पे थे कि 270 भी तो जीत होगी। बिल्कुल जीत नहीं होगी। अगर आप 400 का डंका बजाते हैं पूरी दुनिया में, 400 पार, और आपको 300 से 1 सीट कम आती है, तो देश में हंसेंगे लोग कि भैया ये तो आपकी नैतिक हार हो गई। 272 से 1 सीट अगर बीजेपी की कम आती है, तो बीजेपी की राजनीतिक हार होगी। कैसे? चुनाव। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति परकला प्रभाकर ने लोकसभा चुनाव को लेकर काफी बखेड़ा खड़ा किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है, तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, देश का संविधान बदल जाएगा। भाजपा का जीतना देश के लिए बहुत घातक होगा। दूसरी ओर प्रभाकर के अनुसार बीजेपी 220 सीट से लेकर 230 सीटों तक जा सकती है। वहीं एनडीए 272 सीट के नीचे ही रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही हैं। अब ये जाने माने अर्थशास्त्री हैं या नहीं,
चुनाव के जानकार हैं या नहीं यह सब तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये बहुत बड़े वाले मोदी विरोधी हैं, क्योंकि इन्हें 10 सालों में अगर सरकार के कामकाज से इतना ही समझ आया तो फिर इनकी भविष्यवाणी पर क्या ही विचार करना। और अब चलते हैं सट्टा बाजार की तरफ। फलोदी सट्टा बाजार की पिछले 40 वर्षों से भविष्यवाणियां 98% सच हो रही हैं। सामान्यतया सिर्फ 3 से 5 सीटों का अंतर रहता है इनकी भविष्यवाणी से। उनकी भविष्यवाणियां 2014 और 2019 में भी सच हो चुकी हैं। सट्टा बाजार में 2 तरह के मत सामने आए हैं। एक वर्ग का मत है कि भाजपा 400 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने 407 से 410 सीटों का अनुमान बताया है, जिसमें कुछ प्रमुख राज्य इस तरह से हैं: उत्तर प्रदेश 80 में से 77, महाराष्ट्र 48 में से 41, बिहार 40 में से 38, आंध्र प्रदेश 25 में 18, बंगाल 42 में 25, मध्य प्रदेश 29 में 28, कर्नाटक 28 में 25, गुजरात 26 में 26, राजस्थान 25 में 23, उड़ीसा 21 में 13, छत्तीसगढ़ 11 में 10, हरियाणा 10 में 8 और दिल्ली 7 में 6। इसी तरह अन्य राज्यों के आंकड़े हैं। एनडीए को कुल 411 सीटें मिलेंगी। अगर अंतर 4-5 सीटों का माने तो अनुमान है कि 407-406 सीटें तो एनडीए को ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन शेयर बाजार के अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को करीब 300 से 320 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को 60 से 62 सीटें मिलेंगी। यहाँ नरेंद्र सोलंकी शेयर बाजार के कहते हैं कि मौजूदा सरकार आराम से बहुमत के साथ वापस आती दिख रही है। मेरा मानना है कि बाजार ने मोदी सरकार के लिए बहुमत को भी ध्यान में रखा है। हालांकि सीटों की संख्या अभी भी तय नहीं है। अगर यह 400 के करीब जाती हैं तो हम कुछ ज़्यादा बढ़त होते हुए देख सकते हैं। जबकि शेयर बाजार के एक अन्य एमडी अर्पित जैन ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बाजार धीरे धीरे एनडीए की जीत की तरफ बढ़ रहा है। अब इन दोनों अनुमानों से एक बात तो पक्की हो गई कि इंडी ठगबंधन कहीं से भी आगे बढ़ता नहीं नजर आ रहा है। सरकार बनाने की बात तो दूर, वो 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हसरत तो यही है कि इंडी ठगबंधन की सरकार बने। जी हाँ, पूर्व पाक मंत्री फवाद चौधरी ने बयान दिया कि पाकिस्तान का फ़ायदा इसी में है कि मोदी चुनाव हारे, इसलिए राहुल गांधी, केजरीवाल और ममता बनर्जी को लोग जिताएं। कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा। पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके नफरत नहीं है, लेकिन वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेके नफरत पैदा कर रहा है। और हमारा ये फर्ज है कि हम इस नफरत के जो इस आइडियोलॉजी के जो कर्ता धर्ता है उनको शिकस्त दें। और उसी के लिए मैं ये समझता हूं कि भारत का वोटर बेवकूफ नहीं है। ये जो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की हमायत कर रहे हैं तो जनाब वोटर में, आपका ख्याल है कि इंडियन वोटर बेवकूफ है जिसको उसको नहीं पता कि उसका फायदा किसमें है? इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभकामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सकें। अब सवाल उठता है कि देश के दुश्मन राहुल गांधी, केजरीवाल और ममता बनर्जी को क्यों जिताना चाहते हैं? सोचिए तो सब समझ में आ जाएगा। चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, जो भी नरेंद्र मोदी को हराएगा उन्हें हमारी शुभकामनाएं। ये हैं मवाद फवाद चौधरी। देखिए, नसीहत तो ऐसे दे रहे हैं जैसे भारत की जनता इनकी ही बातों पर ध्यान देगी।
इनको इनके देश में भी कोई नहीं पूछता है। और फिर भारत के लोग बहुत समझदार हैं, वो किसी भी पाकिस्तानी समर्थक को वोट नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान नरेंद्र मोदी और भाजपा के हारने का इंतज़ार क्यों कर रहा है, यह विचारणीय है। चलिए अब जरा इंडी ठगबंधन के नेताओं की भविष्यवाणी भी सुन लीजिए, जिससे बाद में इन्हें लथाड़ने में आसानी हो। कोई ये नहीं बता रहा कि उनकी कितनी सीटें आएंगी, सब भाजपा की सीटों के लिए ही परेशान हैं। क्या 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं है। 195 থেকে 200 মধ্যে बीजेपी 150 तक जाएंगे। जीत गए हम लोग, तो 300 पार, हम लोग 300 पार हो चुके। तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है। 400 पार, 400 पार। हाँ भाई, कैसी लगी? आप जानते हो G20 का मतलब? G20 का मतलब है 2 गुजरात के, बाकी बीजेपी के 0। बताओ, यही तो है उनका G20। आज आपको बताती हूँ, आज आप सांस ले पा रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। कुछ अन्य मोदी विरोधी इकोसिस्टम को भी देख लीजिए, जो अभी से हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने लगे हैं। आखिर 4 जून के बाद कुछ तो कहना होगा ना। अब सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर उठ रहा है कि आखिर कितने में बिके हैं ये साहिब। ये सवाल मैं नहीं, सोशल मीडिया पर आम जनता पूछ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग खुद ही खुद का इस तरह से तमाशा बना रहा है कि पूरा देश शर्मसार हो गया है। बीजेपी कर्नाटक ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल वीडियो या एडवर्टाइजमेंट जारी किया जिसे पब्लिश करते ही सबसे पहले चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्तों को, बीजेपी को नोटिस भेजना चाहिए था। अब सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए। लेकिन इस खेल में मोदी जी का साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे रहे हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए जनता पूछ रही है कि आखिर कितने में बिके हैं राजीव कुमार। क्या इसका जवाब राजीव कुमार दे पाएंगे? और अब सबसे ज्यादा चिंताजनक और हतप्रभ कर देने वाली खबर, यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो देश में बड़े पैमाने पर हिंसा की जाएगी और चुनाव को निरस्त कराने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि एक बड़े जन आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। जन आंदोलन उस संभावना में होगा अगर मान लीजिए कि वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, तो फिर इसको लेकर कैसे बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। बहुत सारे एक्टिविस्ट ने मुझे ये भी बताया कि इसको लेकर हम कोर्ट भी जाएंगे, हो सकता है चुनाव रद्द हो जाए। ये सब अभी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आज जहाँ पर मैं हूँ, ये जगह जवाहर भवन है और यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा मंथन चल रहा है। इसके पहले इसी तरीके का एक आयोजन बैंगलोर में हुआ था। जी हाँ, वामपंथी इकोसिस्टम 4 जून को भाजपा के फिर से जीतने पर पूरे भारत में हिंसा की योजना बना रहा है। इसके लिए दिल्ली में कई बैठकें हो रही हैं। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा आघात होगा। हमारे यहाँ संसद में बैठने वालों को जनता चुनकर भेजती है और यही लोकतंत्र की पहचान है। अब हारने पर हिंसा और बवाल का सहारा लेना तो बताता है कि आप जनता से भी ऊपर हो गए हैं। इनका मानना है कि वोटों में धांधली हो रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए चुनाव आयोग डाटा दिखाने से पहले इतना समय लगा रहा है और वोट प्रतिशत में बदलाव लाया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन कोर्ट कहे या राष्ट्रपति, जब तक राहुल गांधी और ममता बनर्जी नहीं कहती कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, तब तक माना नहीं जाएगा। यह बेहद चिंताजनक है। इस बार इकोसिस्टम वही करने की कोशिश कर रहा है जो ट्रंप समर्थकों ने 2020 के चुनाव हारने के बाद किया था और इस बार भी ट्रंप ने ऐसी ही धमकी दी है।
ट्रंप ने कहा है कि अगर नवंबर में होने वाले चुनाव में उनकी जीत नहीं होती है तो देश में खून खराबा होगा, पूरे देश में अब रक्तपात होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव नहीं जीता गया तो मुझे भरोसा नहीं कि आप आगे कोई और चुनाव देख सकेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यही भाषा कांग्रेस के भाषणों में भी क्यों दोहराई जा रही है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली होगी। ईवीएम को दोष देना पहले ही शुरू हो चुका है। वे ईवीएम और एनडीए उम्मीदवारों की जीत पर झूठे आरोप लगाते हुए अदालतों में जाएंगे और चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोपों की आड़ में हिंसा का तांडव भी कर सकते हैं। चुनाव खारिज करवाने के लिए ये पूरा इकोसिस्टम तैयार बैठा है। अब सरकार को इनसे निपटने की कड़ी तैयारी करनी होगी। फिलहाल तो मोदी जी इस उठापटक की राजनीति से दूर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की राह पर चलते हुए 30 तारीख को अपने कर्मों से मुक्त होंगे और 24 घंटे के लिए अंतर्ध्यान हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में प्रचार के बाद नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल पर ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान कर विकसित भारत का दर्शन देखा था। यह भारत का दक्षिणतम छोर है। यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। निसंदेह इस स्थान की महिमा कोई ऐसा योगी ही समझ सकता है जिसका नाम नरेंद्र हो। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव के समापन पर मोदी जी केदारनाथ पहुंचे थे और वहां एक गुफा में ध्यान लगाया था। इसी तरह 2014 में चुनाव समाप्त होने के बाद मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था जहां शिवाजी ने अपने बाघ नख से आतताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। कभी ऊंचे पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदर की लहरों का शोर, वहां भी उन्होंने ध्यान लगाया था। अब ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को मात देना किसके वश में हो सकता है? ये चंगू मंगू इकोसिस्टम वालों के बस की बात नहीं है। लेकिन ठीक है, 4 तारीख तक इनका फुदकना भी देख लीजिए, आनंद ही आएगा। क्योंकि इन सबको खोज खोज कर जब जनता रेलेगी और ये भागते छुपते फिरेंगे तब देखना होगा। लेकिन इस बार अगर ठोस काम करके बिना किसी लहर के 10 सालों के शासनकाल के बाद भी मोदी जी 400 पर पहुंच जाते हैं तो वो एक नया इतिहास रचा जाएगा। वो होगी सच्चे मायने में लोकतंत्र की जीत। इधर देखिए, ये अरे B186 चेक कर लिया, आप एक बार देख लीजिए। अरे महाराज साक्षात आ तो गए थाने में आपके, और क्या चाहिए आपको? इतना भी चेक नहीं हो रहा आपसे? बगैर शक्कर है ना? नहीं चेक। है मिल गई कलेजे को ठंडक। कहाँ है सर? बड़के एकदम फैंटम बने जा रहे थे। अरे ये कैसे कैसे लोग हैं, क्या होगा इस देश का? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।